हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी। जी हाँ, जो साइंस वाले हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सर दर्द होता है उनका, ठीक है ना। इसको देख के भाई साहब उनका सर दर्द बहुत होता है कि सर इसको हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लो, मैं पूरी तैयारी आपको बायोलॉजी करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हैं, मैं पूरा का पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है ना। पेपर भी लौकुश सर जो है एलके सर लगा दिए भाई साहब कि बच्चों को हम तो बायोलॉजी का पढ़ा ही रहे हैं, आप भी उनको पेपर दीजिए सॉल्व करके। तो सर पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, नीतीश सर आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो हम लोग मिलकर आपको बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। इस बार बोर्ड में 70 में 70 आपको लेके आना है। कुछ भी हो जाए भाई साहब, 70 में 70 मुझे चाहिए, ठीक है ना, कैसे भी हो, लेकिन आपको लेके आना है 70 में 70। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है 2023 के लिए। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। मंगोलिया जड़ता का नाम सुना होगा, मंगोलियन जड़ता का नाम सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब आप सुने ही होंगे। तो ये किस में आते हैं? ये अनुवांशिक रोग में आते हैं। किस में आते हैं? अनुवांशिक रोग। और ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। 2016, 2017, 18 और 2022 के पेपर में बना हुआ प्रश्न है कि अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण भी दीजिए, या अनुवांशिक रोगों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अनुवांशिक रोग, अगर इस टॉपिक को पढ़ लिए तो ये समझ लीजिएगा कि आपका डाउन सिंड्रोम भी हो जाएगा और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी हो जाएगा, ठीक ना। जितने भी हैं सारे सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। कौन सा मंगोलियन वाला, मंगोलियन विकार है, कौन सा आप कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे, मुझे दिमाग नहीं आ रहा है अभी, आगे है वो, हाँ मेंडली कौन सा विकार है और कौन सा गुणसूत्री विकार है। क्योंकि अनुवांशिक रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक मेंडली विकार होता है, एक मेंडली रोग होता है, और दूसरा होता है गुणसूत्री रोग। तो दोनों में आप अंतर भी समझाएंगे और आपको अच्छे से ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब क्यों करेंगे? क्योंकि जो इसका पीडीएफ है ना, मैं फ्री में बिल्कुल और बिल्कुल टेलीग्राम पे मैं भेज दे रहा हूं। टेलीग्राम का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का नाम है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके फटाक से आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से आपको लास्ट तक देखना है। तो जो प्रश्न बनता है वो याद रखिएगा। वो प्रश्न क्या बनता है? वो बनता है कि अनुवांशिक रोग क्या है, अनुवांशिक रोग से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, अनुवांशिक रोग के उदाहरण दीजिए, अनुवांशिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुवांशिक रोग आए तो इसको छाप देना, बस आप उठाना, इसको छाप के चले जाइएगा और देख लीजिएगा कि आराम से आपका 5 नंबर मिल जाएगा आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। लघु उत्तरी में भी या तो छाप देंगे, बहुविकल्पी भी छापेंगे। कैसे छापेंगे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई साहब ये अनुवांशिक रोग होती क्या है, किसे कहते हैं अनुवांशिक रोग। तो मानव में लक्षणों की वंशागति गुणसूत्र पर स्थित जिन्स के द्वारा होती है, और इन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित जिन्स में जब बदलाव हो जाता है तो अनुवांशिक रोग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अनुवांशिक रोग उत्पन्न होता है। अनुवांशिक रोगों के अध्ययन के लिए 2 शीर्षकों के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी कह सकते हैं जब मनुष्य में अनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं तो इसके मेजर 2 कारण होंगे। सबसे पहला क्या होगा? मेंडली विकार, और दूसरा क्या होगा? गुणसूत्री विकार। सबसे पहला क्या होगा? या तो मेंडली विकार के कारण होगा, या फिर किसके कारण होगा, या फिर दूसरा, पहला मेंडली विकार, दूसरा आपका गुणसूत्री विकार। तो कह सकते हैं जो अनुवांशिक मनुष्य में अनुवांशिक रोगों का अध्ययन किया जाता है यह केवल 2 शीर्षकों के अंतर्गत ही किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला मेंडली विकार और दूसरा गुणसूत्री विकार, ठीक है ना। अनुवांशिक रोग कैसे होता है? जो मनुष्य में मनुष्य में लक्षणों की जो वंशागति होती है, यह
गुणसूत्रों पर स्थिति जीन्स के कारण ही होती है, और जब इसमें बदलाव होता है तो अनुवांशिक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अनुवांशिक रोगों के अध्ययन के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला क्या निभाता है आपका मेंडली विकार, और दूसरा आपका क्या निभाता है गुणसूत्री विकार। तो अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे मेंडली विकार। सबसे पहला क्या देखेंगे मेंडली विकार। अब ये मेंडली विकार क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे इस रोग के प्रमुखतः एक ही जीन के परिवर्तन या उत्परिवर्तन से होते हैं और इनकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। यानी कि जो मेंडली विकार होता है इसमें एक ही जीन के परिवर्तन, यानी कि एक जीन का परिवर्तन होगा या उत्परिवर्तन होगा तो मेंडली विकार उत्पन्न होता है। और मेंडली विकार में वंशागति मेंडल के दो नियमों के अनुसार करते हैं। सबसे पहला इसमें प्रभावी विकार होगा, दूसरा आपका अप्रभावी विकार। मेंडली विकार दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी विकार और अप्रभावी विकार। मेंडली विकार क्या होता है, इस प्रकार के रोग में प्रमुखतः एक जीन के परिवर्तन या उत्परिवर्तन, जब किसी भी मनुष्य में एक जीन का परिवर्तन होगा तो मेंडली विकार उत्पन्न होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्रभावी और अप्रभावी। तो सबसे पहला प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अप्रभावी देखेंगे। तो अप्रभावी में जैसे हीमोफीलिया, सिकेल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया और वारांधता और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है यह प्रभावी विकार के अंतर्गत आते हैं। और अप्रभावी विकार के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, इसमें मेंडली विकार अलिंगी या लिंग गुणसूत्र के संलग्न से हो सकते हैं, जैसे कि हंटिंगटन का रोग और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इत्यादि जो होते हैं यह प्रभावी विकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, सबसे पहला मेंडली हो गया, अब हम लोग दूसरा देखेंगे गुणसूत्री विकार। तो गुणसूत्री विकार क्या होता है, यह रोग कायिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि ये लिंग गुणसूत्र होते क्या हैं। लिंग गुणसूत्र, तो मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक लिंग गुणसूत्र होता है, मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, दो प्रकार के। एक लिंग गुणसूत्र होता है और दूसरा क्या होता है आपका अलिंग गुणसूत्र। क्या होता है अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये 23वां जोड़ा, जो लास्ट का 23वां जोड़ा होता है यह लिंग गुणसूत्र होता है। और जो आपका यहाँ पे सॉरी अलिंग रहेगा, अलिंग रहेगा यहाँ पे अलिंग। और जो 1 से लेके 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये आपके अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र आपका लास्ट का 23वां जोड़ा, लास्ट का 23वां जोड़ा क्या होता है XY, और अलिंग गुणसूत्र 1 से लेके 22 तक, यानी कि कुल 46 होते हैं। तो जिसमें से 44 होते हैं आपके अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम लोग कायिक मतलब दैहिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और जो आपका 2 गुणसूत्र लास्ट का होता है 23वां जोड़ा, उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। लिंग गुणसूत्र आप देखे होंगे जो महिलाओं में बच्चे पैदा होते हैं। अब बच्चे या तो कह सकते गर्ल होंगे या फिर बॉय होंगे। अब वो लड़का और लड़की कब बनेगा, तो एक चीज याद रखना, जब XX गुणसूत्र मिलेंगे तो हमेशा और हमेशा लड़की बनती है, यानी कि गर्ल बनती है। और जब X और Y गुणसूत्र मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा आपका बॉय बनेगा, यानी कि लड़का बनेगा। अब हमारे जो देश में सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं महिलाओं के ऊपर रखते हैं कि भाई साहब आप कैसे कर रहे हैं कि आप केवल लड़की को जन्म दे रही हैं, लेकिन उसका कोई भी गलती नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो XY गुणसूत्र होता है केवल ये लड़कों में होता है। ठीक है ना। यानी कि जब तक ये Y गुणसूत्र जो मेल कैंडिडेट होगा, जब तक उसको फीमेल को जब तक मेल कैंडिडेट Y गुणसूत्र नहीं देगा तब तक वो फीमेल कैंडिडेट वो बच्चा लड़का पैदा नहीं कर पाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो महिलाओं को दोष दिया जाता है ये गलत है। ठीक है ना। ऐसा आपके पेपर में लिखने के लिए भी आता है, तो आप लिख सकते हैं अगर आ जाएगा। तो गुणसूत्री विकार में क्या होता है, तो गुणसूत्री विकार जो होता है यह आपके कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्रों के कारण ही होता है। और इसके 2 होते हैं, जैसे कि आप डाउन सिंड्रोम ले सकते हैं और टर्नर सिंड्रोम। अब हम लोग यहाँ पे डाउन और टर्नर सिंड्रोम को पॉइंट करके कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके लघु उत्तरी भी प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं, आपके लघु उत्तरी प्रश्न भी बनते हैं।
लघु के साथ साथ आपका अति लघुत्तरी भी प्रश्न बन जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो बिल्कुल आप इसको छाप के आइएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी का लिंक भाई साहब, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कीजिए। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन ने सन 1866 ईस्वी में किया था। सबसे पहला पॉइंट, डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। अगर मंगोली जड़ता कहीं शब्द लिखा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि डाउन सिंड्रोम ही है। इसमें चेहरा मंगोलों के समान दिखता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को ये डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोली जड़ता रोग हो जाता है तो जो व्यक्ति का चेहरा होता है, मनुष्य का चेहरा होता है, वो मंगोलों के समान दिखाई देता है। इसमें आंखें क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, और जो बच्चा रहेगा या मनुष्य रहेगा वो मदबुद्धिता, आंशिक खुला मुंह यानी थोड़ा सा कम खुला मुंह, गोल सिर, जो सिर रहेगा वो गोल रहेगा, आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। क्लियर है। और ये किसके कारण होता है, ये 21वें कायिक गुणसूत्र के जोड़ों में एक गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता कारण होता है। एकाधिक सूत्रता मतलब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाना एकाधिक सूत्रता कहलाता है। तो ये काफी आईएमपी वाले टॉपिक हैं, इसको आप लोग रट लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अगला वाला मैंने लिया है एडवर्ड सिंड्रोम, जबकि ये उदाहरण मैंने इसलिए ले लिया ताकि इसी में ये भी आपका क्लियर हो जाए, और ये काफी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है। तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम को देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए आप इसे भाई साहब रट लीजिए। डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो यह सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमिक कारण होता है। किसके कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है। यानी कि 18वें गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी होती है तो उसके कारण एडवर्ड सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। वैसे 46 होता है, और जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 3 गुणसूत्र हो जाएंगे तो एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। इसका अध्ययन किसने किया था, J.H. एडवर्ड्स ने किया था। किसन में सन 1960 ईस्वी में किया था। एडवर्ड सिंड्रोम का अध्ययन किसने किया था, J.H. एडवर्ड्स ने सन 1960 ईस्वी में किया था। अब इस रोग में जो व्यक्ति रहेगा उनका जो मस्तिष्क रहेगा अल्प विकसित होगा। क्या हो जाएगा, अल्प विकसित होगा। इनके शरीर के अंगों व तंत्रों में विकार होते। अंगों व तंत्रों मतलब हाथ रहेगा तो थोड़ा मुड़ा रहेगा, या फिर किसी भी प्रकार से देख सकते हैं उनको। और ये बच्चे 6 महीने तक जीवित रहते हैं, और 6 महीने बाद क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अगर एडवर्ड सिंड्रोम किसी बच्चे को रोग हुआ है तो ये समझ लीजिए केवल 6 महीने तक जिंदा रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक 8000 नवजात शिशुओं में एक एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रस्त होता है। यदि 8000 नवजात बच्चों का जन्म हुआ तो एक जो बच्चा रहेगा 8000 यानी कि 7999 सही रहेंगे, और अंतिम का एक या फिर बीच में से कोई एक उसको क्या रहेगा, एडवर्ड सिंड्रोम रहेगा, और वो बच्चा मर जाता है। क्लियर है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। और ये टॉपिक जो है आपके रिपीटेड टॉपिक कह सकते हैं, जो कि बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। पीडीएफ इसका जाइएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जाके ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।